तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की। जो सत्ता है उसके क्या क्या वैकल्पिक केंद्र है। ताकत, जैसे अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है तो क्या उसके सामने कोई टिक सकता है? क्या हमें अमेरिका के अलावा भी कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि हाँ, जिनसे हम मदद मांगे या जो अमेरिका के बराबर खड़े होने की क्षमता रखती है? तो यही इस चीज़ का मतलब है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सबसे पहले अब यहाँ पे आता है आपका, यहाँ आप देख सकते हो मार्शल लॉ योजना। अब ये क्या थी? जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध क्या था? जापान हिरोशिमा नागासाकी वाला, ठीक है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जो यूरोप था वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गया था। उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरे तरीके से खराब हो चुकी थी और यूरोप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है हुआ था। तो जो अमेरिका है, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने के लिए पैसे देके हेल्प की, वित्तीय हेल्प की। तो इसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? जो अमेरिका के द्वारा जो हेल्प की गई थी यूरोप की, उसी को कहा जाता है मार्शल योजना, ठीक है। और मार्शल लॉ योजना थी, उसके तहत 1948 में क्या बना? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है बना मार्शल लॉ योजना के तहत। जो मार्शल लॉ योजना थी, आपको पता है क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो उसी के थ्रू क्या बना आपका 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट है 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों की देखरेख जो है वो भी की गई। 1957 में आपका यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिस्ट का गठन हुआ। अंत में इन सबको हटाकर मतलब जैसे सबसे पहले तो आपका क्या बना? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, फिर आपका यूरोपीय परिषद बनाया गया, फिर उसके बाद यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन किया और लास्ट में क्या किया? इन सबको ख़त्म करके एक यूरोपीय संघ बना दिया गया 1992 में। और इस यूरोपीय संघ की क्या विशेषता थी कि इसका अपना झंडा, अपनी मुद्रा, अपना नीति, ठीक है, अपनी सुरक्षा नीति थी, सब कुछ इसका अपना था। चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो अपने राष्ट्रगान को लेकर, चाहे झंडे को लेकर। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संप्रदाय से बदल के सबसे पहले जो शुरू का जो मतलब यूरोपीय संघ था, तो उस टाइम वो सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद करने वालों में से, मतलब आर्थिक सहयोग देने वालों में से था। पर अब वो धीरे धीरे वो राजनीतिक में बदल रहा था, ठीक है। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान, अपनी यूरो है मुद्रा, मतलब जो मतलब जैसे हमारे भारत की रुपीज़ है या, तो ऐसे ही उसकी क्या है? यूरोप की मुद्रा यूरो है। और इसका एक अपना एक स्थापना दिवस भी है, ठीक है। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि सन 2003 में यूरोप संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की। इसने कोशिश की कि अपना एक संविधान भी खड़ा करेगा, जैसे हमारे यहाँ होता है 356, 302, ऐसा इसने भी कोशिश की, पर वह इस चीज़ में सफल रहा। तो ये कोशिश कब की थी इसने? ये कोशिश की थी इसने 2003 में। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो जो यूरोपीय संघ है वो देखो, सबसे पहले तो इसने अमेरिका ने इसकी मदद की, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाया अमेरिका ने जो इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इसने अपना विकास इतने अच्छे तरीके से कर लिया कि इसकी जीडीपी अमेरिका से भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसी क्या क्या खास बात रही इसके अंदर कि ये आखिर अमेरिका से भी इतना आगे निकल गया? इसकी जो मुद्रा है यूरो, ये भी काफ़ी ज़्यादा आगे हो गई अमेरिकी डॉलर से। इसकी देखो आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है उसका, यूरोप का। 2005 में यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। जीडीपी इसकी 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। यह अमेरिका के लिए, मतलब इसकी जो मुद्रा थी, इसका जो मतलब जैसे आपको पता है इंडिया का 1 रुपये और अमेरिका के 1 डॉलर में काफ़ी फ़र्क होता है, तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा बीच की खाई है। तो ऐसी ही खाई जो है यूरोप और अमेरिका के बीच में भी हो गई थी। बेशक अमेरिका ने इसकी मदद की थी, पर यूरोप का जो मतलब आर्थिक और राजनीतिक जो सैनिक प्रभाव था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो ये इतना ज़्यादा आगे निकल गया। और विश्व व्यापार में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें जो है यह अमेरिका से भी ज़्यादा देता था, हिस्सेदारी जो है अमेरिका में ज़्यादा देता था। 2 सदस्य और इसकी जो सुरक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होता है, इसके 2 देश
यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस जो है वह यूरो किसके सदस्य बने, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने। स्थायी होता है जिनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। यूरोपीय संघ के पास जो है 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप दूसरे स्थान पर आता है। तो ये हुआ ना अमेरिका का वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। अब यूरोपीय संघ के अंदर कमियां क्या है और विवाद क्या है, देखो कमियां हर एक में होती है। तो सबसे पहला, जो कई हिस्सों में जो इसकी मुद्रा है वो मना करते हैं, कई हिस्से के जो लोग हैं वो मना करते हैं कि हम इसको नहीं अपनाएंगे, मतलब जो यूरो है हम उसको नहीं अपनाएंगे, ठीक है। नए देशों को शामिल करने को लेकर विवाद है, ठीक है। जैसे सोवियत संघ के टूटने के बाद जो सोवियत संघ से जुड़े देश थे वह यूरोप संघ में जुड़ना चाहते थे, पर लेकिन वहाँ के लोग इस यूरोपीय संघ के जो देश थे वह इस चीज़ का विरोध करते थे। मैंने आपको मुद्रा यूरो का बता दिया। तालमेल की कमी थी, ठीक है। सभी देश जो है अपनी अपनी ही विदेश नीति बनते, जैसे इराक पर जब अमेरिका ने हमले का तो ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का समर्थन किया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया। मतलब इसमें देश जितने इसमें ना 6 देश आते हैं, आपका यूरोपीय संघ जो है इसमें 6 देश आते हैं, 6 या 5 देश आते हैं इसमें। तो जो इसमें जो 6 या 5 देश जितने भी आते हैं, वैसे एग्जैक्ट तो इसमें 6 देश आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो सब, अब देखो जितने देश होंगे तो सब अपने लिए अलग अलग विदेश नीति भी तो बनाएंगे, तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था। तो एक एग्जांपल आपको दिया गया, जब अमेरिका ने ब्रिटेन पर हमला किया था, जो वहाँ के जो ब्रिटेन के जो पीएम थे उन्होंने अमेरिका का समर्थन दिया, पर लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका समर्थन नहीं किया। और ब्रिटेन के जो पूर्व पीएम थे मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने संधि तथा यूरो को मानने से इनकार कर दिया, डेनमार्क और स्वीडन ने। नेक्स्ट आता है आपका दक्षिण पूर्व। अब आपका आसियान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया आपका यूरोपीय संघ। यूरोप का मतलब अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत है, विशेषताएं आ जाती हैं कि क्या क्या विशेषताएं, तो ये विशेषताएं आपकी हो गई। अब बारी आती है, विवाद भी आपको बता दिया। अब बारी आती है आपके आसियान के बारे में, जिसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं वो सारे आते हैं। 1965 में 5 देशों ने बैंकॉक में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और एक आसियान देश उन्होंने बनाया, ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस और थाईलैंड। बाद में इसमें ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, ये सब इसमें ऐड हो गए थे। इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास करना, ठीक है, और ये मानता था कि जितना हो सके कम से कम सेना का इस्तेमाल करना, ठीक है, अपना आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास बहुत अच्छे तरीके से करना और अपने क्षेत्र में हमेशा शांति बनाए रखना। अब ये आसियान की शैली क्या थी, ये क्या मानता था, ये बोलता था कि अनौपचारिकता ना हो, ठीक है, सबको बराबरी तरीके से देखा जाए, टकराव रही तो सबके साथ सहयोग बनाया जाए, सबके साथ मेल मिलाप से रहा जाए, और दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन भी यही है। और आसियान के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहला सुरक्षा समुदाय, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है। अब इसका सुरक्षा की बात की जाए तो ये मानता है कि जितना हो सके सैन्य टकराव ना हो, ठीक है, बातों द्वारा हल हो जाए, समझौता हो जाए, और किसी के हमें हस्तक्षेप को यह बढ़ावा देता है कि किसी के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बातों द्वारा समझाई जानी चाहिए। इसका आर्थिक है, आसियान देशों का साझा बाजार तथा उत्पादन आधार तैयार करने, आर्थिक विवादों को सुलझाने में मदद करता है। नेक्स्ट है आसियान सामाजिक संदेश। का उद्देश्य है कि सामाजिक क्रांति संस्कृति का विकास करना। अब आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं, ये पेपर में ज़रूर आता है। आसियान विजन दस्तावेज 2000 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी प्रमुखता दी गई है। आसियान के टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति, यह बात निकली है। आसियान के ककड़िया की समस्या को ठीक किया है। मतलब आसियान में विजन में सबसे सिंपल यही बात की गई है कि आसियान जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। वह ये मानता है कि जितना हो सके कि टकराव से नहीं, प्यार से बात की जाके काम हो जाए, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई, ठीक है। भारत ने आसियान के 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी
किया। आसियान के झंडे के अंदर 10 धान की बालियां हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों की ओर इशारा करती है। और जो आपका यूरोपीय संघ है इसमें 12 स्टार है, ये वहाँ की पूर्णता, एकता, समग्रता को दिखाते हैं। ये बात उसमें मैं भूल गई थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान और चीन में आए बदलाव। अब हम चीन के बारे में बढ़ेंगे। चीन शुरू में इतना डेवलप, आपको पता है चीन इस टाइम बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है चीन का। शुरू में तो वो इतना नहीं था जितना वो आज है। 1978 के बाद जब चीन में जो है मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई तब यह विकास करने में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बना। शुरू में चीन जो है साम्यवाद को अपना रहा था। साम्यवाद पूंजीवाद मैंने आपको बता दिया, पर पूंजीवादी दुनिया से दूरी बनेगी। ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। चीन खेती है, पूंजी लेकर उद्योगों में लगाता था। चीन जो है वो खेती और पूंजी निकाल कर उद्योगों में लगाता था। विदेश मुद्रा नहीं थी, व्यापार नहीं था। इसी के साथ चीन आयाती सामान घरेलू स्तर पर अपना ही अंदर वह बनाने लगा सामान खुद। जैसे कुछ भी है वो अपने अंदर ही अपने देश के अंदर ही हर एक सामान जो है बनाने लगा। लेकिन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक एकतावास खत्म किया और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया। ठीक है, 1978 में देंग शियाओपिंग ने मुक्त व्यापार जैसे बाहरी देशों से व्यापार शुरू करना किया। इसके लिए हो गया, इससे क्या हो गया, चीन तो अब काफ़ी ज़्यादा इसके लिए रास्ते जो हैं अब खुल गए। अब वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। इसके पास विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं है और यह दूसरे देशों पर ये इन्वेस्ट कर रहा है। विकास की रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा था कि 2040 तक तो जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वह बन जाएगा। पहले तो ये साम्यवाद को मानता था, पर जैसे जैसे इसने देखा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वैसे वैसे इसने अपने देश के अंदर ही सब कुछ सामान बनाना शुरू कर दिया। फिर बाद में जो चेन लाई थे उन्होंने सब कुछ आधुनिकीकरण अपनाया, उन्होंने अमेरिका से संबंध बनाए, है ना। ये सब बातें लिख देना। 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। इसके बाद चीन का विकास में काफ़ी ज़्यादा रफ्तार आई। ठीक है, ऐसा नहीं कि खेती कर रहा है, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी, आपको पता है जैसे 100 रुपये में अगर वो कुछ सामान बना रहा है तो सरकार ने तय कर दिया कि वो इतने में बेचेगा तो उतने में नहीं, उसकी अपनी मर्जी है वो कितने में भी बेचे। ग्रामीण आय बड़ी, ग्रामीणी उद्योग तेजी से बढ़े। विदेशी मुद्रा 2001 में चीन WTO का सदस्य जो है वह बन गया। चीन का इतना प्रभाव है कि अमेरिका, रूस, जापान, आसियान सभी पुराने विवादों को भूलकर इससे व्यापार करने के लिए तैयार है। अब बात आते हैं भारत और चीन का विवाद क्यों है। लद्दाख, अक्साई चीन और इनको अपने देश का हिस्सा मानते हैं, पर लेकिन इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसकी जाके देख लेना। ठीक है, और चीन की कमियों के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, आप उसको जाके देख लेना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।